नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। आज बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार से चढ़ेगा सियासी पारा। बंगाल के बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में रैली के बाद शाम को पटना में भी करेंगे रोड शो। रायबरेली में अमित शाह तो अमेठी में योगी आदित्यनाथ संभालेंगे कांग्रेस के खिलाफ कमान। वहीं गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव की बाराबंकी में होगी चुनावी रैली। राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे युवाओं से संवाद। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, भक्तों ने मनाया उत्सव। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया दरबार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में आज आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और आईपीएल में मुंबई पर जीत के साथ कोलकाता ने प्लेऑफ में बनाई जगह। आज पहले मैच में चेन्नई और राजस्थान की होगी भिड़ंत। दूसरा मुकाबला बेंगलुरु और दिल्ली के बीच। तो लोकसभा चुनाव के तहत अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है और अब चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। बाकी बचे चरणों के लिए सभी राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री आज बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बात अगर बंगाल की करें तो प्रधानमंत्री आज 4 रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले बैरकपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद हुगली में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। ये जनसभा हुगली के चिनसुरा में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री अपनी तीसरी रैली आरामबाग में करेंगे। इसके बाद आखिरी रैली प्रधानमंत्री हावड़ा में करने वाले हैं। बात करते हैं बैरकपुर की। बैरकपुर संसदीय क्षेत्र कभी वाम मोर्चे का गढ़ था, लेकिन बीजेपी का यहां ऐसा दखल हुआ कि अब टीएमसी परेशानी में है। इस बार यहां टीएमसी सरकार में मंत्री पार्थ भौमिक और बीजेपी के अर्जुन सिंह के बीच मुकाबला है। टीएमसी ने बैरकपुर में मौजूदा सांसद अर्जुन सिंह का टिकट काटा, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब कमल के निशान पर ताल ठोक रहे हैं। तो बंगाल में 4 चुनावी रैली करने के बाद प्रधानमंत्री आज शाम बिहार का रुख करेंगे। यहां पटना में उनका रोड शो होगा। बीजेपी ने यहां से फिर एक बार मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। विपक्ष ने यहां गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अंशुल अभिजीत पर दांव लगाया। अंशुल अभिजीत पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा है कि अगले 10 साल में भी बीजेपी ओडिशा में नहीं जीत पाएगी। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद पर ओडिशा के लोगों के प्यार में बीजेडी छठी बार ओडिशा में सरकार बनाएगी। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने कंधमाल में एक चुनावी रैली में कहा था कि नवीन पटनायक के राज में ओडिशा की जनता दुखी है, जिसके बाद नवीन पटनायक ने एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री को जवाब दिया। बात अब करते हैं रायबरेली लोकसभा सीट की, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस के इसी किले में सेंध लगाने के लिए आज रायबरेली पहुंच रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह। वैसे तो यहां से सोनिया गांधी पिछले कई चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन इस बार उनके बेटे राहुल गांधी को पार्टी ने यहां से टिकट दिया। राहुल गांधी पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा चुनाव बेहद दिलचस्प है। बीजेपी ने यहां से फिर दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया। अमित शाह आज कौशांबी के प्रतापगढ़ और गोंडा में भी बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। एक तरफ अमित शाह ने रायबरेली में बीजेपी के लिए प्रचार के लिए कमर कसी है, तो दूसरी तरफ अमेठी में यूपी के मुख्यमंत्री और पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी आज दम भरेंगे। यहां दूसरी बार बीजेपी की टिकट पर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा पर दांव लगाया।
योगी के अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने कहा कि लोग एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं और आज लोग सीएम आदित्यनाथ से सुनेंगे कि अगले 5 साल में अमेठी के विकास में कैसे योगदान दिया जाता है। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने कहा कि किशोरीलाल शर्मा 40 साल में पार्टी से कार्यकर्ता हैं और वो अकेले बीजेपी से निपट लेंगे। राहुल गांधी के अमेठी प्रचार करने से जुड़े सवाल पर गहलोत ने कहा कि अमेठी में राहुल गांधी की जरूरत नहीं, लिहाजा पार्टी का यह निर्णय है कि राहुल गांधी वहां क्यों जाएं। केएल शर्मा 40 साल से वर्कर्स हैं यहाँ पर, जब यही सफिशिएंट काफ़ी है इसमें निराने के लिए, तो कोई उसमें दुख नहीं। तो पार्टी का निर्णय इस प्रकार का है कि भाई राहुल गांधी क्यों जाए वहाँ पर, ड्यूटी नहीं है। राहुल गांधी तो आंधी की तरह जीतेंगे रायबरेली के अंदर, यहाँ तो केएल समय नहीं बदलेगा इनसे। तो क्या हो सकता है कि जो आदमी रात दिन गांधी फैमिली के निर्देशन में काम करता रहा हो, वही उम्मीदवार बन जाए यहाँ पर। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को चुनौती देने पर अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा। 2 चीजें, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की आज पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां हैं, तो बात करते हैं सबसे पहली जहां रैली वो होने वाली है बैरकपुर की, जहां बंगाल से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, बैरकपुर की अगर बात की जाए तो उसका अपना औद्योगिक इतिहास तो है ही, साथ ही साथ अगर हम ये समझें तो इतिहास में भी जब 1857 के विद्रोह का जिक्र आता है तो ये बैरकपुर की छावनी है जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि क्या जिस बदलाव का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसे ममता दीदी का गढ़ माना जाता है, उस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से मेरठ को 1857 के विद्रोह का गढ़ माना जाता है, उसी तरीके से बैरकपुर को भी 1857 के विद्रोह का गढ़ माना जाता है। और कहा जाता है कि मंगल पांडे ने यहाँ 2 अंग्रेज अफसरों को गोलियां मारी थी और उनके मौत के बारे में कहा जाता है जब फांसी उनको दी गई थी, तो ये जगह का तो नहीं इतिहास में बता पाया गया है, लेकिन कहा जाता है कि बैरकपुर में उनको फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्थिति है, यहाँ पर अर्जुन सिंह जो उम्मीदवार हैं
भारतीय जनता पार्टी के, पिछली बार भी वो चुनाव जीत चुके हैं। और मैं जब बैरकपुर यहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक तरह से मिनी बिहार और यूपी है। यहाँ पर जो बाहरी लोगों की जो आबादी है, खासकर पूर्विया लोगों की आबादी है, वो बहुत ज्यादा आबादी है। और यही कारण है कि यहाँ पर अर्जुन सिंह बहुत ही पॉपुलर है, बिहार के छपरा के रहने वाले हैं और यहाँ वो सांसद हैं और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा हुगली भी जाएंगे। हुगली में लॉकेट चैटर्जी जो है वो बहुत फेमस यहाँ की नेत्री हैं बीजेपी की, तो उनके लिए भी प्रचार करेंगे। इसके अलावा 4 जगहों पे आज प्रधानमंत्री अपनी सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ यादव जी है, बीजेपी के पन्ना प्रमुख है यहाँ पर। क्या समझते हैं यहाँ पर यहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति है? पिछली बार जो अर्जुन सिंह जीते थे उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। क्या प्रत्याशा है यहाँ? प्रत्याशा यहाँ का, अर्जुन सिंह जी चले गए थे, वो अपने लिए नहीं गए थे, एक एक कार्यकर्ता को जान बचाने के लिए चले गए थे। यहाँ जो टीएमसी गवर्नमेंट है, हम ही लोग हैं जो एक्साइड बैटरी में काम करते हैं, कम से कम 100 कार्यकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया था। हम लोग हाई कोर्ट से अर्जुन सिंह केस करके हाई कोर्ट के माध्यम से हम लोग 100 आदमी 1 साल बाद हम लोग दूसरा बार हम लोग अपना नौकरी में ज्वाइनिंग किए हैं। अर्जुन सिंह उस शख्स का नाम है कि आप 12 बजे रात को भी आप बोलिएगा कि फोन करिएगा तो अर्जुन सिंह उपलब्ध है। आप जब बोलिएगा कि 12 बजे रात को सर यहाँ कोई असुविधा हो गया है, वो रात को या दिन नहीं देखते हैं। यहाँ यादव जी, यहाँ पर जूट मिल के लिए प्रसिद्ध था और जूट मिल की जो स्थिति है वो काफी खराब है। तो अर्जुन सिंह ने 5 साल में क्या किया उसके लिए, उसके पुनर्द्वार के लिए? देखिए अर्जुन सिंह जी, आप देखिएगा 5 साल में आप प्रत्येक गेट में कम से कम 10-10 बार 15-15 बार यहाँ पर मीटिंग किए और वर्कर को लेके बार-बार डेपुटेशन दिया गया। लेकिन यहाँ का टीएमसी गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि यूपी बिहार का कोई यहाँ रहे, क्योंकि यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं वो आकर यहाँ पर अपना रोजी रोटी चलाते हैं और यहाँ पर 95 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि जूट मीट अच्छा चले, उसका महीना बढ़े। 5 साल का कार्यकाल जो अर्जुन सिंह का रहा है, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताइए ना। 5 साल में अर्जुन सिंह जी का जो भी पैसा मिला वो 100% अपने इलाका में खर्च किए हैं और जो भी मिल फैक्ट्री बंद है उसके लिए वो बार बार अपने नेतृत्व को जनाए हैं, उसमें वो कुछ सफल भी हुए हैं। और जो भी स्कूल में पढ़ाई लिखाई कुमार, क्योंकि जब हम बात अर्जुन सिंह की करते हैं, अर्जुन सिंह की अगर हम बात करें तो महाभारत का वो किरदार मुझे याद आता है। अर्जुन, जिनके लिए मछली की आंख ही उनके लिए सबसे अहम थी, और उनके अगर हम देखें सामने खड़े हैं पार्थ भौमिक। कितनी बड़ी कांटे की टक्कर आप देखते हैं, क्योंकि कई बार अपनी बयानबाजी में अर्जुन कह चुके हैं कि वो बैरकपुर को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। पार्थो भौमिक जो खड़े हैं टीएमसी के हैं और काफी कद्दावर नेता है, विधायक भी हैं और उसके साथ साथ मंत्री भी हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट में। तो कांटे की लड़ाई है। लेकिन बीच में जैसा कि हमने यादव जी से बात की तो कहा कि अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे 2019 के बाद, जीतने के बाद। तो फिर वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास किया। तो लड़ाई यहाँ पर कांटे की। मैंने कहा कि यहाँ पर जो बिहार और यूपी के काफी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। आपको 4 में से 3 या 2 आदमी मिल जाएंगे जो बिहार के और यूपी के रहने वाले हैं। तो अर्जुन सिंह की पॉपुलैरिटी यहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्थो भौमिक वो भी एक मजबूत उम्मीदवार है। पार्थो भौमिक कितना बड़ा टक्कर दे सकते हैं उनको? देखिए कोई टक्कर नहीं देंगे। वो निहटी विधानसभा का विधायक है। अगला बार भी एमपी साहब हम लोग का अर्जुन सिंह जी वहां से जीते थे 1500 से, वहां पर इस बार मार्जिन और बढ़ेगा। कोई फैक्टर नहीं है। हम लोग का अर्जुन सिंह जी का इस बार यहाँ पर मार्जिन 4 गुण और बढ़ जाएगा। कोई फैक्टर नहीं है। वो तो 9 बजे के बाद पीकर घर में सो जाता है, कोई पब्लिक में नहीं रहते हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल राइवल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी बड़ी चुनौती वो दे पाएंगे। नहीं, कुछ चुनौती वो नहीं दे पाएंगे। अर्जुन सिंह जो पब्लिक के दिल में बैठे हुए हैं, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग मार्जिन इस बार और बेसी से अर्जुन सिंह जी जीतेंगे। चलिए, तो हालांकि अगर हम देखें बिल्कुल वो मान रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं। हालांकि हम देखें तो वाम पंथियों का गढ़ रहा है और उन्होंने भी प्रतिष्ठित थिएटर कलाकार को उतारा है मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला जनता जनार्दन को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी लगातार हम इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे।
चलिए तो बात करते हैं बाराबंकी की, जहां पर भीषण गर्मी के बीच आज सियासी पारा और चढ़ने वाला है। 20 मई को होने वाले मतदान से पहले अब यहां तमाम नेताओं ने अपना डेरा डाल दिया। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बाराबंकी के सदर विधानसभा क्षेत्र में हैदरगढ़ रोड पर स्थित मोरंग मंडी के मैदान में एक जनसभा होनी है। बाराबंकी में गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। चौथे चरण के लिए जहां चुनावी प्रचार थम गया, वहीं आगामी चरणों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भर्ती भरोसा विषय पर आज राजधानी दिल्ली में युवाओं से बातचीत करने वाले हैं। और फिलहाल 24 की चुनौती में बस इतना ही। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ स्थल की, जिसके कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस पवित्र तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों ने उत्सव मनाया। हमारे संवाददाता शेखर रावत ने आज सुबह बद्रीनाथ मंदिर के बाहर से हालात का जायजा लिया। तो ये था भक्तों का जोश। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल था कपाट खुलने से पहले, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। उत्तरकाशी पुलिस ने चारधाम यात्रा के दौरान श्री यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो आज श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु पहले ही यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री यात्रा पर आने के लिए निकल रहे हैं, उनसे विनम्र अपील है कि आज यमुनोत्री जी की यात्रा को स्थगित कर दें। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं
जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। अमृतसर के अटारी सीमा सुरक्षा बल का सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है। शाही किला परिसर में एक शानदार समारोह में BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने 350 फीट ऊंचा ध्वज फहराया। ये देश में BSF का अब तक का सबसे ऊंचा ध्वज है। इस ध्वज की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इतनी ऊंचाई पर शान से फहरा रहे इस ध्वज को कई किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। BSF के महानिदेशक यहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब में उन्होंने सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया और BSF के सामने भविष्य की चुनौतियों पर भी चिंता की है। वक्त एक और ब्रेक का। मिलवाएंगे आपको एक ऐसी महिला से जिन्होंने हमेशा के लिए खो दी अपनी आंखें, पर अपने नजरिए से बदली समाज की सोच। दिखाएंगे किस तरह इस गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी रख रहे हैं आमजन। होगी आधुनिकता के साथ परंपरा को सहेजने की मुहिम भी। दिखाएंगे उम्र को मात देता एक तैराक महिला का जज्बा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों का। बात IPL की, जहां आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो आमने सामने होंगी। तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद राजस्थान की टीम इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि टीम को पिछले 2 मैचों में हार झेलनी पड़ी। अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। IPL में आज दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। वहीं RCB के खिलाफ मुकाबले में सस्पेंस कप्तान ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में अन्य खिलाड़ियों पर दबाव से रहेगा। वहीं अंक तालिका में 7वें स्थान पर स्थित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आज मैच जीतना जरूरी है। बेंगलुरु की टीम अपने पिछले प्रदर्शनों को दोहराते हुए जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी पहुंचने की जो उम्मीदें हैं उसे जिंदा रखना चाहेगी। IPL में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। बारिश बाधित मुकाबले में कोलकाता ने
16 ओवर के मैच में मुंबई को जीत के लिए 158 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी मुंबई की टीम 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना पाई और मैच गंवा चुकी है। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर ने 21 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। नीतीश राणा ने 33 रन की पारी खेली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।